क्या पीपल्स पार्टी और पीडीएम, अब आप लोग ज़ाहिर अलग-अलग आप लोगों ने एहतजाज करना है, क्या फिर से एक हो सकते हैं? और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्रांड है ना, हम अगर माफिया के खिलाफ खड़े हैं या इन मुका की पार्टियों के खिलाफ जो डट के खड़े हैं, हमारे टांगों में कोई ताकत होगी तो हम खड़े हैं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज तमाम ही दिन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत के खिलाफ और फिर हुकूमत के जवाबात की सूरत में होती रहीं। मरीम नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस पर शदीद तनकीद उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रांड था, ये ब्रांड महंगाई का था, करप्शन का था, ये ब्रांड अब सामने आ चुका। और फिर उनके कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बड़ा ऐलान हुकूमत के खिलाफ उन्होंने किया कि 27 फरवरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है। कराची से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा जो इस्लामाबाद तक जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी के जियाले मजीद सब्र नहीं कर सकते, उनसे एक दिन भी सब्र नहीं हो रहा, तो हम अब इस लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और उसका आगाज़ कर रहे हैं और हुकूमत को घर भेजने के लिए हम सड़कों पर आ रहे हैं और हुकूमत की तहरीक चलती रहेगी। 27 फरवरी को मज़ार क़ायद से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। हमने देखा था कि पीडीएम की जो एहतजाज की कॉल थी, जो महंगाई मार्च था, वो 23 मार्च थी। पीडीएम की तमाम जमातों ने 23 मार्च को एहतजाज करना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की तारीख से भी पहले इस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और हुकूमत के खिलाफ अब बाकायदा तहरीक अमली तौर पर शुरू होने जा रही है। गुफ्तगू करते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार क़ायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुँचेंगे और अपने मुतालबा पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसका मतलब आने वाले 1-2 माह में हुकूमत को एक नहीं बल्कि दो तरफा अपोजिशन का सामना होगा। पहले पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को हुकूमत को मैनेज करना होगा, ये 27 फरवरी से होना है और फिर इसके कुछ रोज़ बाद 23 मार्च की तारीख जब आएगी तो फिर पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महंगाई मार्च कर रही हैं। और अब देखना ये है कि ये मार्चेस शुरू तो हो जाएंगे 27 फरवरी से, लेकिन ये कब तक जारी रहते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। हुकूमत को घर भेजना इनका मकसद है या फिर एक अपने आने वाले इलेक्शंस की तैयारी या फिर हुकूमत पर प्रेशर डालने की इस वक्त ये कोशिशें हैं। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मौजूद हैं, अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इम्तियाज़ साहब, बिलावल साहब ने आज 27 फरवरी से ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाकर फिर आपकी वापसी हो जाएगी या वहाँ पहुँचेंगे तो बैठे रहेंगे? मुतालबात बुनियादी क्या होंगे? इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होगा इम्तियाज़ शेख साहब? देखिए जी, लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ है, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से एक पूरी कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पे चलाई हुई है, जो कि महंगाई के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से और इसके अलावा जो दूसरे इशूज हैं मुल्क में, उनके हवाले से काफ़ी अरसे से पूरे ज़िलों में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में चल रही है। और धरने भी दिए गए, जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग, गैस की वजह से भी धरने दिए गए। तो एक पूरा एक मोमेंटम बना हुआ है। तो उसको मतलब अब जो आज उन्होंने बात की है कि ये हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया है और उस हुकूमत को ख़त्म करना है, क्योंकि ये मतलब मजीद चल नहीं रही। और आपने देखा कि मतलब पूरे मुल्क का उन्होंने मईशत का क्या हाल कर दिया, लोगों का क्या हाशर कर दिया है कि मतलब लोग सर्दियों में मतलब कपा रहे हैं, गैस नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, आटा महंगा, चावल महंगे, घी महंगा, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब महंगी नहीं हुई है। और मतलब इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ गया है कि मतलब आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। 70 साल में ये पहली मरतबा हुआ है। तो अब उसको पूरा उसका कल्मिनेशन पॉइंट आने वाला है और हम समझते हैं और हमारी पार्टी समझती है कि अब इसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। तो उस हवाले से ये प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने आज ऐलान किया है। इसकी मजीद तफसीलात अभी आएंगी, बैठेगी पार्टी
और तो वैसे इस्लामाबाद जब पहुंच जाएगा लॉन्ग मार्च तो उसके बाद इस्तीफे का मुतालबा करना है प्राइम मिनिस्टर से, जाहिर है, और मुतालबे से तो इस्तीफा मिलता नहीं है, फिर वो इस्तीफा नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वापस आ जाएंगे या वहीं पर क़याम करेंगे? जितनी चीजें भी हैं ये एक स्ट्रेटजी है जो पार्टी बनाएगी और जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है जरूर उस पर उन्होंने सोचा है और अल्टीमेटली ये मतलब इस पर मजीद तफसीलात तय होंगी, चीजें तय होंगी और एक उन्होंने खाका बना लिया कि ये चीज करनी है तो उसको मजीद वक्त के साथ साथ उसको और डेलिब्रेट किया जाएगा। और इम्तियाज साहब, ये अकेले ही पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च निकालना है या कुछ और अपोजिशन की जमातों से? जाहिर है आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो कुछ जमातों से राब्ते करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे? इस वक्त जो आज ऐलान हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है, लेकिन डेफिनेटली एक बात मैं बताऊं आपको कि सियासत में कोई भी चीज मतलब हो सकती है और मतलब पॉसिबल है। अच्छा। और पॉलिटिक्स में ये भी जरूरी है कि मतलब डायलॉग का रास्ता खोला जाए। तो मतलब आज के मुखालिफ कल के दोस्त बन सकते हैं, कल के दोस्त आज के मुखालिफ बन सकते हैं, मतलब इस तरह की चीज होती रहती है पॉलिटिक्स में। तो मतलब आज सियासी मुखालिफिन है, हो सकता है कल सब साथ एक पॉइंट पे बैठ जाए, तो ये कबल वक्त है कहना, लेकिन पॉसिबिलिटीज इसकी हैं कि हम बात करेंगे और सियासत में बातचीत के जरिए ही चीजें मतलब हल की जाती हैं और अचीव की जाती हैं। तो मतलब तमाम पॉसिबिलिटीज ओपन है और लेकिन इस वक्त जो फैसला है वो पार्टी का फैसला है। ठीक है, चलें इम्तियाज साहब मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, आप जरा साथ ही रहिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, बात करेंगे अपोजिशन की दीगर जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, अगर आप लोगों को पीडीएम को ऑफर होती है कि आप भी इस लॉन्ग मार्च में इनके साथ रहें तो फिर क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि ये तो अब आपकी तारीख से पहले, आपको तो 23 मार्च को इसका आगाज़ करना था, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले ही मैदान में कूद पड़ी है, तो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च निकालने जा रहे हैं। जी हाँ, वही हमारे फुट स्टेप्स है जो हमने किया था उससे 3 हफ्ते पहले की डेट दे दी है। बावजूद इसके ये हमारे फुट स्टेप्स हैं, हमारा ही प्रोग्राम है, वो उसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं जो हमने कहा था और उससे चंद हफ्ते पहले की डेट दे देना तो ये बात मुमकिनात में है कि हमसे अगर कोई बात की जाए तो मुमकिन है कि ये इज्तिमाई तौर पे भी हो सकता है, उसमें इज्तिमाई तौर पे होने की एक और वजह भी हो सकती है। मार्च में इलेक्शन जो है KPK में दूसरे मरहले का लोकल बॉडीज़ का वो अनाउंस हो रहा है, तो अगर इसको हम 2-3 हफ्ते पहले कर लें और इज्तिमाई तौर पे कर लें और पीपल्स पार्टी भी साथ चले, PDM भी चले, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर ये अब मतलब ये बात मेरे लेवल की नहीं है, वो इसलिए कि ये बैठ के ये बातें जो डिसाइड करते हैं, एक पार्टी की तरफ से दावत का आना, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी का दावत का कबूल करना, और दावत का कबूल करना भी उस फैसले उस पार्टी के अदारे करते हैं। तो देखते हैं कि दावत आती है, फिर उसके बाद जब दावत आती है तो फिर उसके बाद पार्टी के इदारों के पास जाते हैं। ज़ाहिर कामरान साहब के फैसला तो पार्टी की मरकजी क़यादत को ही करना है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है आपका भी एक सियासी तजुर्बा है, एक पार्टी के साथ आपकी एक लंबी एफिलिएशन है, तो अब ये अलग-अलग अगर अपोजिशन जमातें मार्च करेंगी उसका ज़्यादा प्रेशर हुकूमत महसूस करेगी, या फिर आप लोग मुश्तरका तौर पर किसी एक दिन निकलेंगे तो ज़्यादा असर आप हुकूमत पर डाल सकते हैं और अपने मुतालबात मनवा सकते हैं? देखिए, इसमें ज़्यादा खूबसूरती होती कि अगर ये बिलावल या ज़रदारी साहब खुद ये बात कर लेते PDM की क़यादत से डेट अनाउंस करने से पहले। बात तो वही कर रहे हैं जो PDM ने करनी थी और जिसके लिए डेट दी हुई थी, और अगर आपने वही कुछ करना था और 3 हफ्ते पहले करना है और आपने अचानक डेट दे दी है तो उनसे बात कर लेते और उसमें खूबसूरती पैदा हो जाती। वो कह देते कि आओ मिल के इकट्ठे करते हैं, सारे मिलजुल के सारे मामला। जब अपोजिशन जो है ना वो सेनेट में मुश्तरक एक छतरी के नीचे आ गई, कौमी असम्बली में एक छतरी के नीचे आ गई, तो ये भी कहा जा सकता था। तो बजाय इससे कि कोई एज लिया जाए कि जी वो हमारे वाले में वो आ गए हैं, हालांकि वो तो आपने वही काम किया जो हमारे वालों ने किया हुआ था, मगर उसके खाली डेट आपने 3 हफ्ते पहले दे दी तो उसको खूबसूरती उसमें पैदा की जा सकती है। और जो बड़ी लीडरशिप होती है वो इसी तरह से खूबसूरती पैदा करती है कि मिलजुल के मामला को चलाती है। सही। तो ये फैसला जो है सलाह मशवरे के बाद भी किया जा सकता था और उसमें ये नुक्ता भी रखा जा सकता था कि 3 हफ्ते के बाद जब आपने जो डेट दी हुई है उसमें जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे तो आपको मुश्किलात आएंगी। आइए 3 हफ्ते पहले मिलके करते हैं या 4 हफ्ते पहले मिलके करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें बात आगे चल सकती थी, शायद अब भी चल सके। अच्छा। मगर अगर क़यादत के सामने रखा जाए और पार्टी के इदारों में जाए मामला। ठीक है, चलें, तो इम्कानात हैं कि ये आगे क़यादत के आपस में राब्ते भी हो सकते हैं, अब देखना है क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अमजद खान न्याजी साहब, अभी आप तो सुकून से बैठे थे कि 2.5-3 महीने तक अपोजिशन की जानिब से कहीं कोई ख़ास एक्टिविटी होनी नहीं है, लेकिन यह 50 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल रही है। अगर ये अलहदा भी निकलते हैं या अपोजिशन की कुछ और जमातें भी इनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो अब एक अपोजिशन नहीं, अब आपको 2 अपोजिशन संभालनी है, पहले फरवरी में
इनके मार्च का आपको इस्तकबाल करना है, फिर 23 मार्च को PDM आ रही है, तो कुछ प्रेशर आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महसूस किया आपने अपने ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, पहली बात तो ये है कि आए, वेलकम, लेकिन काश कि ये कुछ पाकिस्तान की आवाम को दे लेते। ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने की कमाई जो है वो चुराई है, और ये कौम को क्या कहेंगे कि हमने मुल्क का पैसा लूटा है। इनका ब्रांड क्या है और ये किस बेस पे आ रहे हैं। आज जितनी भी मुश्किलात आई हैं, जिनने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े जो डायलॉग बोले हैं, तो ये ज़रा बता देना कि इन्होंने मुल्क की खिदमत कौन सी की है सिवाय पैसा लूटने के अलावा। और अभी जो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं या जो भी मार्च करने आ रहे हैं, तो इसमें ये क्या कहेंगे कि हमने क्या किया है मुल्क के लिए, और हमारे जो है वो बैंक बैलेंस बढ़े हैं या कम हुए। हमारे जो इदारे हमारे दौर में, यानी कि इनके दौर में, वो आगे की तरफ गए या पीछे की तरफ गए हैं। पहले इनका जवाब तो दे दें, फिर तो लॉन्ग मार्च करना इनका बनता है कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। इकॉनमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उन्होंने झंडे गाड़े थे, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया था, और हमने बेइंतहा नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराई थी। तो फिर तो हम भी कहते कि चलो हमने मुल्क को जो है वो डिक्लाइन में लेके गए। तो ये किया धरा तो सारा इनका ही है, जिसकी वजह से आज सारा आवाम जो है हम मुश्किल में आए हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुश्किल में है, और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुल्क के अवाम को तो बहरहाल महंगाई पर तो गुस्सा है। आपने बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे भी देख लिए, ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे भी देख लिए, तो घूम फिर कर यही लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में JUI ने आपसे ज़्यादा नशस्तें ले लीं, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग आपको शिकस्त देती रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी ने आपको शिकस्त दे दी। हर महाज पर कामयाबी तो ये हासिल कर रहे हैं, अवाम में तो मकबूलियत इनकी बढ़ रही है। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये टिमटिमाते हुए जो है चिराग ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने निज़ाम को जकड़ रखा है। इसकी बात जो हम बार बार करते हैं ना, कि इनको इलेक्शन प्रोसेस का जो है ना, इन्होंने अपने काबू में रखी हुई हैं कुछ चीज़ें, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आए जिसमें जो है ना लोग इनकी दबाव से बाहर निकल सके। अभी भी हम 21वीं-22वीं सदी में हैं, लेकिन अब नीचे जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना अभी हर एक जगह पे जो है ना वडेरे ने, हर जगह पे माफिया ने, हर जगह पे जो है ना सिस्टम ने इस निज़ाम को, काश कि आप, अगर मैं आपको भी कहूँगा कि कभी आप नीचे आके देखें ना, रिमोट एरियाज़ के अंदर के लोगों के साथ होता क्या है और ये सिस्टम क्या है, खुदा की कसम आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि गरीब आवाम जो है वो इनके जंगल से किसी तरीके के साथ बाहर निकले। और ये भी आपके इल्म में है कि मौजज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना जो है 2018 के इलेक्शन, वरना दुनिया में ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इसकी मुबारकबाद पाकिस्तानी अवाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने जितवाया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ऐसा कुछ कर जाएं ताकि दोबारा इनके चंगुल में ना जाएं। ठीक है, तो इम्तियाज़ शेख साहब, ये जब PDM ने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, फिर आप PDM से अलहदा हुए थे, वो इस्तीफ़ों के साथ, इस्तीफ़ों वाली शर्त के साथ किया था। अब आप लोग ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बगैर इस्तीफ़ों के अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो क्या कोई प्रेशर, कोई असर हुकूमत पर आप डाल सकेंगे? क्योंकि आप जाकर एक जगह बैठेंगे, अपने मुतालबात उनके सामने रखेंगे। ये तो 126 दिन खुद धरना दे चुके हैं, किस तरह से इनको अपने मुतालबात के हक़ में आप राज़ी कर सकेंगे? इस्तीफ़ा कैसे ले सकेंगे? हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे? सबसे पहले मेरे भाई ने कुछ बातें की, मैं उनको 2 मिनट में उनको जवाब दे दूं। एक कि करप्शन की बात करते हैं, ये पैसों की बात करते हैं, एक ही बात कर करके 4 साल में उन्होंने मतलब लोगों के जो है ना दिमाग खाली कर दिए हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। आप देखें, खास तौर पे कल की जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इनमें तो उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। आप देखें, मतलब अकाउंट भी ये छुपाते हैं, पैसे भी ये खाते हैं, मतलब चंदे के पैसे खाते हैं, डोनेशंस के पैसे खाते हैं। ये इनका तो मौके पे कि सुरखरू हो गए, उसमें ना ममनुआ फंडिंग इन पर साबित हुई, ना फॉरेन फंडिंग साबित हुई है। इतना झूठ बोलते हैं, सुरखरू किस चीज में हो गए जी? तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इन्होंने अकाउंट भी छुपाए, पैसे भी छुपाए, हिसाब भी नहीं दिया। तो किस चीज में छुपाए? तो हिसाब तो दें पहले, फिर उसके बाद फिर दूसरों पर इल्जाम लगाए। तो किसी दूसरे पे जो भी इल्जाम उन्होंने 4 साल में लगाए, किसी पे साबित तो नहीं कर पाए। मतलब केस चल नहीं रहे इनके, मतलब कोर्टों की रिमार्क सुन ले आप, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है नैब के हवाले से, और पता नहीं क्या क्या बात सुप्रीम कोर्टों ने कहा है। तो सिर्फ ये बात कहना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने तो मुल्क को तबाह कर दिया, ये सूरत हाल कर दी है कि आप
लोग यहाँ मतलब गुजारा किस तरह कर रहे हैं, ये तो मतलब भाई हमारे कहते हैं कि आगे देखें तो रूंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जाके लोगों के, गरीब आदमियों के घरों में देखें, इनके रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने हशर क्या किया है लोगों का। इस वक्त 2 वक्त की रोटी भी उनको मैसर आने नहीं है, गैस उनके पास नहीं है, बिजली उनके पास नहीं है। मतलब वो मुल्क था जहाँ सब चीज़ है, हमारे पास सब चीज़ थी। उनकी मिसमैनेजमेंट और ये नाकारा तरीन लोग हैं जो संभाल नहीं सक रहे। मतलब ये दुनिया में लेकिन इम्तियाज साहब माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे सौदे किए, गैस ज़खायर कम हो रहे थे, गैस की दरियाफ्त तो इन्होंने क्या कर लिया, काम नहीं किया। इन्होंने क्या बेहतरी की उसमें? इन्होंने एक चीज बेहतर की, ये कहते थे लोन नहीं लेंगे। 70 साल में जो इनके जमाने में लोन हुआ, पूरे 70 साल के बराबर का इनका लोन है। अब आप बात करेंगे तो सिर्फ बातें करते हैं। और माजी की हुकूमत में लोड शेडिंग से भी बेहतरी हुई थी, न कभी गैस की इस तरह की सूरत हाल थी, न महंगाई की इस तरह की सूरत हाल थी। ये अचानक ही 3 साल में इन्होंने क्या हो गया, मिसमैनेजमेंट है, इनको नाअहलियत है, मिसमैनेजमेंट है और करप्शन है। सब चीजें वही की वही हैं। बस मतलब अभी बातें जितनी मर्जी कर लें आप, लेकिन ग्राउंड पे मतलब वही आप देख लें कि सूरत हाल बहुत खराब है। दूसरी बात आपने की अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफाओं के हवाले से, देखें अभी इस्तीफाओं के लिए हमारी पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि हम इस्तीफा जो असेंबली में ऑप्शन था उसकी अगर बात कर रहे थे आप, तो उसकी हमने तो मुखालफत की थी उस वक्त। तब आप प्रेशर जब पड़ेगा, आप देखना तो सही होता क्या है। जब ये हजारों लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनकी टांगे अभी से कांपना शुरू हो गई हैं और ये मतलब रुक नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि वक्त से पहले ही ये इस्तीफे आ जाएं। अच्छा। और ये मतलब भाग खड़े हो, क्योंकि सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना। अभी आप देखें इनके वजीर भी बात नहीं कर रहे। 3 आदमी उन्होंने रखे हुए हैं जो बाहर के लोग हैं, सवाई एक वजीर के। इम्तियाज साहब वक्त से पहले कैसे ये इस्तीफा देंगे? अभी तो कहीं कोई हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे कि हुकूमत कहीं डिस्टेबलाइज हो रही हो। प्रेशर पड़ता है, जब लोग निकलते हैं, जब लोग आते हैं ऊपर, तो आप दुनिया जहान का आप हशर देख लें क्या क्या होता है जब लोग सड़कों पे निकल के आते हैं। तो अब उसका इंतजार करें, थोड़ा दिन देखें, तो उसका आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सिर्फ मतलब किसी कोई चीज सुनते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे खिलाफ उन्होंने पार्टी के लोगों के, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ और उन्होंने कितने केस बनाए उन्होंने रोकने के लिए। पूरी पार्टी क्यादत पे केसेस बने थे, सब मतलब कुछ जेलों में तो कोई कोर्टों में, लेकिन रिजल्ट तो कहीं से नहीं आया, कोई चीज साबित तो कर नहीं पाए। तो करप्शन की कहानी अब इनके ऊपर आ गई है। पहले ये तो जवाब दें, इतना बड़ा इल्जाम लगाया इनके ऊपर, उसका जवाब दें। अब कहते हैं दूसरी पार्टियां जवाब दें। भाई पहले तुम पे इल्जाम लगाए और साबित हुआ है। सही, चलें वो तो इनसे जवाब लेते हैं, जवाब ले लें, इनसे बताएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये क्या पीपल्स पार्टी और पीडीएम, अब आप लोग ज़ाहिर अलग-अलग आप लोगों ने एहतजाज करना है, क्या फिर से एक हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी हमें इस्तीफे देते हुए नहीं संजीदा दिखाई दे रही, क्योंकि गुज़िश्ता बार भी ये हुआ था, इसी बुनियाद पर ये अलहदा हुए थे। आप लोग इस्तीफ़ों के साथ लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, तो आपका एहतजाज इस्तीफ़ों के बगैर होगा, या पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ आती है, दावत देती है, फिर आप एक बार इस्तीफों की शर्त लेकर आएंगे दरमियान में? देखिए, शायद ये मुमकिन तौर पे हालात जो है वो तब्दील होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है ना, उसने कल ये समझा था कि वो साथ हम हमारे नहीं चल सकती, या हमने समझा होगा कि हम उनके साथ नहीं चल सकते। मगर आज मुमकिन तौर पे ये मुमकिन होगा कि हम नए हालात में इकट्ठे चल पाएँ। इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले लीजिए कि हमने सेनेट में इनके अपोजिशन लीडर को एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको साथ उनके साथ चल रहे हैं, उनकी क़यादत में रादर कह लीजिए कि हम चल रहे हैं। इसी तरह से जो है ना, पीपल्स पार्टी वाले जो है नेशनल असम्बली में नून के शहबाज शरीफ साहब हैं अपोजिशन लीडर, उनकी क़यादत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मामला जो है ना वो किसी हद तक आगे बढ़े हैं। तो इसमें जब पार्टियां इकट्ठी चलती हैं तो वो अपने अंदर लचक पैदा करती हैं। मुमकिन तौर पे हम भी अपने अंदर लचक पैदा कर सकते हैं, मुमकिन तौर पे वो भी अपने अंदर लचक पैदा कर सकती है। मगर हर पार्टी का बहरहाल अपना प्रोग्राम हुआ करता है और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो स्ट्रिक्ट हुआ करती है, या अपनी क़यादत की जो है को फॉलो कर रही होती है। तो देखते हैं कि अब जब इनकी तरफ से जब ऑफ़र आएगी कि ये हमारे साथ जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिए, या हम मिल के करते हैं, या इसको मिल के इकट्ठी एक डेट कर लेते हैं, इससे पहले कर लेते हैं, इससे बाद कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना जो फिर क़यादत बैठेगी या जो पार्टी के अदारे जो है वो उसको डिसाइड करेंगे, उस तरह से मामला आगे जाएंगे। मगर अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, अब उसको मज़ीद जो है ना, पहले तो सिर्फ इस हद तक था कि गवर्नेंस बेहतर नहीं थी या इलेक्शन के हवाले से जो है ना वो उंगलियाँ उठ रही थी, मगर अब एक तीसरी बात जो है ना वो पैदा हो चुकी है
ये जो है मुसद्दिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्टिफाइड सादिक और अमीन थे। वो सादिक और अमीन जो है वो ब्रांडेड जो है वो अनब्रांडेड हो गए हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। एडमिटेडली उन्होंने 52-53 अकाउंट छुपाए, अपने सर्टिफिकेट दे के छुपाए, उनके अपने दस्तखत उसमें मौजूद हैं। उसमें स्टिल जो है ना वो एक अकाउंट ऐसा भी है जहाँ तक एक्सेस नहीं मिली है उस कमेटी को, और वो भी गैर मुल्क में है वो, और इन्होंने कंपनी बनाई और उसको खुद हेड कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के रेफरेंस से जब इस मामले को देखेंगे और उसको साथ कपल विद करेंगे महंगाई के, और ये जो चोर चोर कहते थे मगर अल्टीमेटली जो है ना वो खुद उसी तरह की जो है ना वो मामला के अंदर आ गए हैं। मैं तो नहीं कहता साहब इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास अब कानूनी इख्तियार क्या है, चूंकि जाहिर है आप कानूनी महारत भी रखते हैं, माहिर कानून भी हैं, इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या मैंडेट है? ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई है, हतमी फैसला तो है नहीं। अगर हतमी फैसले में भी ये रिपोर्ट बरकरार रहती है और इसी की बुनियाद पर फैसला आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या एक्शन ले सकता है इलेक्शन कमीशन? दो चीज़ों को मद्देनजर रखिए। सबसे पहली बात, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो सारी प्रोसीडिंग है, ये इनके अपने घर के बेदी की तरफ से अपने जो ना वो जो पार्टी के साथी थे उनके उन्होंने ये जो ना ये सारी लंका ढाई है। और दूसरा, अगर आप 2 दिन पहले वाली हेयरिंग के ऊपर चले जाइए, जब इनके वकील आर्ग्यू कर रहे थे कि खुदा के वास्ते ये रिपोर्ट पब्लिक में की जाए, तो इसको देखिएगा। और उसके बाद जब अगर तीसरा स्टेप आएगा, अभी तक स्टिल एक ऐसा अकाउंट जो है ना वो कंसील किया गया है, और फिर इसको आप जब मिलाएंगे तो वो उन कंपनियों के, उन लोगों के, उन मुल्कों से जो है ना वो अतियात और वो नजराने और डोनेशंस और पता नहीं आप उसको क्या क्या कहें, करोड़ों के हिसाब से आ रहे हैं, जिन मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात भी नहीं है। तो इसकी अपने सियासी जो है ना वो मुज़मरात भी हैं और कानूनी मुज़मरात भी हैं। इनके खिलाफ कोई किसी तरह का भी एक्शन हो सकता है। अच्छा। मगर स्टिल जो ना वो रिपोर्ट जो है ना वो उसकी सर्टिफाइड कापी हमने अप्लाई की हुई है, वो सामने आ जाए तो उसके बारे में एक बेहतर राय कायम करने की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी तरह का भी कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन चलें अमजद साहब की तरफ मैं चले जाऊँ, फिर ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कि ये किसी भी तरह के एक्शन से क्या मुराद है आपकी? क्या एज पार्टी पाबंदी इन पर लग सकती है, या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ सकता है? अमजद साहब, ये अब आपका वो जो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक ईमानदार, एक दयानतदार आदमी, और यही ब्रांड आपने जाकर सेल आउट करना है, लोगों को बताना है। अब ये आज मरियम साहिबा ने भी कहा, सब तमाम सियासी जमातें इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कह रही हैं कि ये अब वो ब्रांड आपका अनब्रांड हो चुका है। अब किस तरह से अपने बयानिए को आगे लेकर आप चलेंगे, चूंकि हकाई के सामने आ चुके हैं रिपोर्ट में? अरबाब, सबसे पहले तो आपने खुद आपके सवाल का खुद ही आपने एक पहले जवाब दिया है कि जो हम पे इल्ज़ामात थे कि जी हमने को फॉरेन फंडिंग ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक भी बात साबित नहीं हुई। दूसरा सिर्फ 31 करोड़ का था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उसमें 16 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन है और 15 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन है, और उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिफाई किया कि एक से दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुई है, और एक ट्रांसफ़र जो है उसको डबल जो है वो काउंट किया गया है। कुछ सूबों को थी और कुछ हमारे फाल थे और कुछ हमारे गैर फाल जो है वो अकाउंट्स थे। तो इसके बारे में तमाम डिटेल्स जो है वो बता दी गई है। हम तो कहते हैं कि जी बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात है, इसको और प्रोब होना चाहिए और तमाम पार्टियों को प्रोब होना चाहिए कि अकाउंट्स को मैं समझता हूँ प्रोब करना चाहिए कमेटी को, वो इस लिहाज से कि ताकि जो है सबका पता चल जाए कि किसने वाकईतन जो है वो पॉलिटिकल फंड रेजिंग की और किसी ने किस तरीके के साथ जो है अपने ATM यूज़ किए हैं अपने आप को नवाजने के लिए। तो ये भी मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हमने तो इसको खुशाइंद कहा है और कहा है कि लेकिन बिल्कुल आगे की तरफ चलना चाहिए। लेकिन आपका केस थोड़ा डिफरेंट है, चूंकि आपके अपने बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब की जानिब से आप पर ये केस इलेक्शन कमीशन ले जाया गया। पहले फैसला आपका आना चाहिए। मुख्तलिफ बात है यार, पहले आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आए, प्रोब करें, प्रोसीडिंग करें। हमने कोई ये नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतनी इस्तदा की है कि ओपन फोरम में, ताकि सबका पता चले ना कि कौन कितना पानी में खड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्रांड है ना वो इस तरीके के साथ नहीं खड़ा।
हम अगर माफिया के खिलाफ खड़े हैं या इन मुल्क मुकाकी पार्टियों के खिलाफ जो डट के खड़े हैं, जहाँ हमें लचक नहीं आ रही, हम डील और डील के चक्कर में नहीं बढ़े, तो लाजमी बात है कि हमारे टांगों में कोई ताकत होगी तो हम खड़े हैं ना। अदरवाइज मुझे पता है कि कौन कितने पानी में होता है और उसके पीछे उसके कितने जो बड़े बड़े लांजे होते हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब, कामरान मुतवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग पर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तनकीद की हुकूमत पर। इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक बताया गया कि कई अकाउंट्स और उसके साथ साथ फंड से मुताल्लिक मालूमात भी इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को ये बताया कि उनकी जमात सुरखरू हो गई है, उस पर लगे बदउनवानी के इल्ज़ामात गलत साबित हो गए हैं। और ज़ाहिर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो वो इस पर इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के भी कुछ ये जो केस है ये भी कुछ इसी तरह का केस है कि पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ये केस नून लीग, पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की किसी और जमात ने नहीं बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के अपने बानी अरकान में से एक अकबर एस बाबर ने 2014 में इसका आगाज़ किया था। ख़ुद को साफ शफाफ कहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसे पब्लिक ना करने की सदा की गई, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और अब हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग की भी स्क्रूटनी चल रही है और बाकी पार्टियों की रिपोर्ट आ जाए तो फिर एक साथ ही इस केस को सुना जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस ख्वाहिश का इज़हार इससे पहले कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उनकी फंडिंग की स्क्रूटनी का भी ऐसे ही करेगा। वज़ीर आज़म और हुकूमत इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच का मुतालबा कर रहे हैं तो आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट इमरान खान और केस पर दी है उसमें होशरुबा हक़ाइक़ सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन के इंकशाफात से कौम का सर चकरा गया है। आपका ब्रांड कौम के सामने आ चुका है। स्टेट बैंक ने 26 अकाउंट्स बताए, 18 एक्टिव अकाउंट सामने आए हैं। मरियम नवाज़ ने हुकूमती वज़रा पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि वज़रा किस चीज़ में सुरखरू हुए हैं धांधली का इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग रोकने में। क्या कहा आज मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ज़रा ये सुनिए फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ ईसीपी का काम रिपोर्ट आउट करना नहीं है, कानून का काम है कि उस शख्स को कटहरे में लेके आना और उसको सज़ा देना कानून और आइन के मुताबिक। तो रिपोर्ट रिलीज़ करने से सिर्फ काम नहीं होगा। जिस तरह से आपने बाकी लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डाला, इसी तरह ईसीपी को इस पे जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इमरान खान को और पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमाएं उनको देनी चाहिए। अभी तक जो पीटीआई के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं जो उन्होंने झूठ बोल के कंसील किए, उन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट कौन सी कंपनी से, किस शख्स से, किस गैर मुल्की शख्स से, कंपनी से आया और वो कहाँ खर्च हुआ। जो पीटीआई के जितने डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं सबको पब्लिक किया जाना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ एक झूठे इल्ज़ाम के अंदर JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग्स हुई थी, हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। तो कामरान मुतवा साहब, ये ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी पहले अकाउंट्स की जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाए, फिर एक साथ ही फैसला आए। अगर ये फैसला इन जमातों के भी खिलाफ ऐसे ही कुछ इस तरह के हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं तो फिर खुद ये जमातें कहाँ स्टैंड करेंगी जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये सवालात उठा रही हैं? देखिए, दो तीन चीज़ों को आपने डिस्टिंग्विश करना। पहली बात तो ये है कि दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हुई है वो अभी हुई है रिसेंट पास्ट में,
और उनके अपने बानी अरकान ने जो है ना वो इनिशिएट नहीं की है, बल्कि मुखालिफ पार्टी ने की है। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ, यानी एक केस अगर वो 5-7 साल से पेंडिंग है तो वो पहले डिसाइड होना चाहिए, या एक केस जो ना साल 6 महीने से पेंडिंग है वो पहले डिसाइड होना चाहिए। अब उस केस को इस केस के साथ टैग करना, वो जानबूझ के ट्रक की बत्ती के पीछे, ताकि वो मामला जो है ना वो गुंजल हो जाए और वो गुंजल जो है ना वो कभी भी सुलझ ना सके। तो आप वो जो पहले केस पेंडिंग है और जो बहुत पुराना हो चुका है उसको डिसाइड पहले होना चाहिए। यकीनन दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ भी अगर कोई चीज़ आती है तो उसमें भी प्रोसीड होना चाहिए, मगर वो पैमाना आपको वक्त का पैमाना कम अज़ कम एक ही जैसा होना चाहिए, ताकि जो है ना वो उसके बाद एक और केस फाइल हो जाए। फ़र्ज़ करो अभी हमारे ख़िलाफ़ फाइल हो जाए, उसके बाद कहें कि जी अब चारों को जो ना वो आप टैग कर दें, फिर उसके बाद किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ हो जाए, फिर उसके बाद कहेंगे जी अब 5 को टैग करें। और इसका मतलब ये कि एक काम को एक अंजाम तक नहीं पहुंचने देना। तो 4-5 बातें जो है ना वो 4-5 सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट है, मगर उससे पहले एक और चीज़ जो ना वो रेलेवेंट है वो ये आप एक सर्टिफिकेशन है। वाकई कहीं आपकी जमात के खिलाफ भी तो इस तरह का कोई केस हुकूमत नहीं ले जाने वाली इलेक्शन कमीशन में, और आपकी जमात में आपको तो कहीं से कोई फंडिंग वगैरह इस तरह की बाहर से नहीं आती कि इस तरह का कोई केस आप पर बनाया जाए? नहीं, हमारे खिलाफ भी फाइल कर दिया अभी तक इनको, चूँकि हमारे खिलाफ भी फाइल कर लिया और 2 अफराद को इन्होंने यूज़ भी किया इस काम के लिए, मगर वो फिर जो है ना वो सारा जो है ना वो चूँकि उसमें कुछ जान नहीं थी, अब हमारी जान छोड़ गए हैं। हमने जवाब भी जो है ना इमीडिएटली फाइल कर लिया था कि ये अकाउंट्स हैं, ये देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो बताइएगा। अब हमारा नाम लेना इन्होंने बंद कर दिया, मगर किसी भी वक्त ये कह सकते हैं कि अब जो है ना वो ये तीसरी पार्टी को भी करिए, फिर MQM के खिलाफ आ जाएंगे कि चौथी पार्टी को, फिर और जो ना मुल्क में 100 से ज़्यादा पार्टियां, तो इन सबको जो ना बारी बारी ये इसके साथ टैग करवाते जाएंगे ताकि इस मामले का फैसला ना हो। एक छोटी सी बात जी, पहले तो वो सर्टिफिकेशन विड्रॉ होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक वाहिद शख्स को सादिक और अमीन के तौर पर दी गई है, उसको जो ना वो 100 मोटो में 184(3) के नीचे उसको तो कम अज़ कम खुदा के वास्ते विड्रॉ कर लें। बाकी लोगों को तो वो ना सादिक और ना अमीन कर दिया, मगर इसको जो सादिक और अमीन किया हुआ है अभी तो सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है ना, अभी इस केस का हतमी फैसला तो नहीं आया, ये फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं है ना, तो फिर इसी स्क्रूटनी कमेटी की बुनियाद पर उसको एडमिट कर लिया उसको। नहीं प्लीज, हाँ, उस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लाइडली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम जो है ना वो सुरखरू हो गए। जब ये कह रहे हैं हम सुरखरू हो गए हैं इसमें, यानी 33 करोड़ रुपया डिस्क्लोज होने के बाद, 53 अकाउंट डिस्क्लोज होने के बाद सुरखरू हो गए हैं ये, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बात है इस वक्त। और फिर 4 सेक्शंस को इन्वोक होना है, 204, 210, 212 और 213 इलेक्शंस एक्ट की 2017 वाले की। इन 4 ये अलग से मामला है और ये इलेक्शन कमीशन ने करना है, मगर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इसको सादिक और अमीन जो करार दिया हुआ है, वो सदाकत और इमानत जो है ना वो तो साबित हो गई ना, कि क्योंकि इसके ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर आज तक इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि कहा कि जी हम सुरखरू हो गए हैं। तो सुरखरू हो गए ना, 33 करोड़ रुपया ये पता। अब कामर साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने जो आपने कहा कि जो करना है वो क्या करना है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या मैंडेट है? क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में हमने देखा कि हुकूमत के कुछ वज़रा ने बड़े संगीन इल्ज़ामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए। 4 सेक्शन है और फिर उसके बाद उनको माफी भी मिल गई। जी, इन 4 सेक्शंस की अगर जरा आप थोड़ी वजाहत करें। 4 सेक्शन है। अब उन 4 सेक्शन, हाँ, एक तो है ये मेंबरशिप फी, कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस के हवाले से सेक्शन 204 है। उसकी सब सेक्शन 3 है कि किसी फॉरेन सोर्स से अगर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अमाउंट ली है, कोई डोनेशंस लिए हैं, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, वो प्रोहिबिटेड कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। और जहाँ पे प्रोहिबिटेड कंट्रीब्यूशन होगा तो फिर आगे उनके खिलाफ क्या होगा, वो 210, 212 और 213 ये सेक्शन इनको डील करती है, जिसमें पार्टी की रजिस्ट्रेशन का इख्तिताम भी शामिल हो सकता है। और उस सूरत में वो मेंबर जो इस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं वो मेंबर नहीं रहते। ये इस हद तक भी मामला जा सकता है। अच्छा, यानी आसान और सादा लफ्ज़ों में ये हुकूमत भी गिर सकती है अगर ये फैसला आया तो, बल्कि गिरी जाएगी यकीनन। जी, इस फैसले के नतीजे में हुकूमत भी गिरनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो सादिक थे कल, जो अमीन थे कल, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। वो फिर आर्टिकल 62 और 63 की उसमें उसके अलग से शिकार हो सकते। सही।
तो अमजद न्याजी साहब, ये सेक्शन 204, 210, 212, 213 जिसके अभी हवाले दिए कामरान साहब ने, ये अगर आपके खिलाफ ये वाकई ये चीज़ साबित हो गई हतमी वर्डिक्ट में कि ये 31-32 करोड़ रुपया आपने छुपाया, ये 53 अकाउंट्स आपने छुपाए, तो पार्टी डी रजिस्टर भी हो सकती है और हुकूमत भी गिर सकती है। फिर तो यकीनन गिर जाएगी अगर ये फाइनल वर्डिक्ट में ये चीज़ें शामिल रही तो। अभी तो देखो, हमने कहा है कि इसका फोरेंसिक अपना करा दें, ऑडिट करा लें। अभी तो फौरन ही अब ये कह देना, अभी तो उन्होंने इब्तदाइया एक रिपोर्ट दी है जो अब मैं समझता हूँ इस पे जब, हाँ इसलिए तो हमने कहा है ना कि इसको आप प्रोब करें, इसके ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो मजीद आप जारी रखें। तो हम एक एक चीज़ का, पहले भी हमने कहा है कि एक एक चीज़ का हमने एफिडेविट दिया है और जो जो हमें कहा गया इंटरनेशनली जितने भी हमारे चैप्टर हैं और तमाम लोगों ने नोटरी रिपब्लिक से अटेस्टेशंस के बाद जहां जमा कराए हैं और विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान जितने भी अकाउंट्स थे वो हमने वेरीफाई किए। अब आप कह रहे हैं कि इसको आगे प्रोब करें। इससे पहले 6 बार आप ही लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को आपने चैलेंज किया कि वो इस तरह की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। हमने को प्रोब प्रोसीडिंग को रोका तो नहीं ना, हमने प्रोसीडिंग को रोका नहीं है, हमने तो उनको, हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा अपना डिजिटल सिस्टम है जिसको पूरा एक अकाउंटेंट जो है वो उसे देखता है और एक एक रुपये का हिसाब रखता है। और अमजद साहब, ये ऐसा नहीं है पब्लिक भी होना चाहिए इसको, इस रिपोर्ट को और आगे होने वाली प्रोसीडिंग्स को कोई पब्लिक भी किया जाए इनको। बिल्कुल, हम क्यों नहीं पब्लिक किया जाए, इसीलिए तो कहा है कि ओपन फोरम पे इसकी हियरिंग होनी चाहिए। हमने तो ये नहीं कहा कि नहीं होनी चाहिए, हमने तो ओपन सिस्टम के तहत इसको कहा है कि ताकि सबके सामने जो हकायक आ सके, ठीक है, और ये भी पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सिस्टम कैसे चला रही है और दूसरे अपना सिस्टम कैसे चला रहे हैं। ठीक है, हमने तो कहा है कि हमारी तो, हम तो सही चलें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि तमाम हकायक को पब्लिक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक अभी लेंगे और ब्रेक के बाद तो मुल्क का तिजारती खसारा सिर्फ 6 माह बाद $25 अरब पर पहुँच गया है और अगर इसी तरह से जारी रहा तो साल के अख्ताम पर $50 अरब भी पहुँच सकता है। तो मईशत को इससे क्या मुश्किलात पेश होंगी, एक ब्रेक के बाद फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात हैं, उनसे मज़ीद बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने 2 दिन पहले ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा था कि मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में मुल्की बरामदात 25% की शरह से बढ़ते हुए 15 अरब से तजावुज़ कर गई हैं, जो गुज़िश्ता साल 12 अरब थीं। मुल्की बरामदात में इजाफा ज़ाहिर एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने आवाम को ये नहीं बताया कि मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में मुल्क का तिजारती खसारा भी बढ़कर 100% बढ़ चुका है और इन 6 महीनों में तिजारती खसारा तकरीबन $25 अरब तक पहुँच चुका है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये साल के अख्ताम पर 48 से 50 अरब डॉलर तक भी जा सकता है। तो तिजारती खसारे में इस बेतहाशा इजाफे की वजह मुल्की बरामदात में 60% से ज़्यादा का इजाफा है, जो सिर्फ 6 महीनों में बढ़कर तकरीबन $40 अरब हो चुका है। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100% इजाफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में बिगाड़ की वजह से इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं और इस मुश्किल से निकलने के लिए IMF जैसे इदारों से कड़ी शराइत पर कर्ज लेने पड़ रहे हैं और फिर इन्हीं सख्त शराइत की वजह से महंगाई एक नई लहर भी जन्म ले रही है और मज़ीद लेने भी वाली है और फिर इसका असर भी आवाम पर पड़ने वाला है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, इस तिजारती खसारे को किस तरह से काबू किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। चूँकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद गुज़िश्ता दौर हुकूमत के तिजारती खसारे पर ही किया करती थी। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, ये 6 माह पूरे होने के बाद जो तिजारती खसारे का फिगर हम देख रहे हैं, ये साल पूरा होने पर तो $50 अरब तक भी जा सकता है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हम ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ने का फ़ायदा क्या हमारे मुल्क को हो सकेगा इस सूरत हाल में? देखिए, पिछले 74 साल माशी तारीख में 6 महीने का $25 अरब का तिजारती खसारा मैंने कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। जैसे आपने कहा कि साल के आखिर तक ये
40 या 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें अगर आप 14 अरब डॉलर तो हमने कर्जात की पेमेंट करनी है वो उसमें जमा कर लें तो एक बहुत ही बड़ी फिगर सामने आ जाती है और ख़सारा और मज़ीद बढ़ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 25-30 सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाती हैं तो उस वक्त की हुकूमत कहती है कि हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे और लग्जरी इंपोर्ट्स हैं और कम करने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि इंपोर्ट्स कम करने में कोई भी हुकूमत कामयाब होती दिखती नहीं है। अब वो आइंस्टाइन कहा करता था कि बेवकूफ़ी की ये डेफिनेशन है कि आप एक ही तजुर्बे को दोबारा दोहराते रहें और तवक्को इस चीज़ की रखें कि कोई नतीजा फ़र्क निकलेगा। मैं अभी समझ रहा हूँ कि हुकूमत कामयाब नहीं हो पाएगी अगर सिर्फ इंपोर्ट्स को कम करने में उसका सारा फोकस रहा। उसकी वजह बहुत बड़ी वजह यह है कि 35 से 40% जो हमारी इंपोर्ट्स का बिल है वो ज़्यादातर तवानाई के हवाले से है, जिसमें पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, डीजल इंपोर्ट होता है, कोयला इंपोर्ट होता है जो हम बिजली घरों में इस्तेमाल करते हैं, LNG इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से, वरना गैस की बड़ी सख्त कमी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फोकस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, ना कि फोकस ये हो कि इंपोर्ट को किस तरह कम किया जाए, क्योंकि इंपोर्ट कम करने के बहुत लिमिटेड से मैं समझता हूँ कि फायदे होंगे। ये बात उस है कि कुछ लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट हो रही हैं लेकिन उनकी जो इंपोर्ट वैल्यू है वो बहुत ही कम है और अगर हम उनको कम्प्लीटली बैन करने की तरफ चलते हैं तो फिर हमने बहुत सारे जो इंटरनेशनल मुआहदे कर रखे हैं हम उनकी खिलाफ वर्जी करने लगेंगे। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें और दूसरा बहुत बड़ा तरीका ये है कि मुल्क के अंदर तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटी है उसको जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा ये हमारा इंपोर्ट का बिल जो है ये कम हो नहीं सकता। सही। तो फारूक साहब, जाहिर है कि किसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत तो एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए तो किसी लॉन्ग टर्म प्लान और स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका शॉर्ट टर्म अभी हल क्या है? इंपोर्ट्स को अगर कंट्रोल नहीं करते तो फिर तो ये खसारा इसी तरह बढ़ता रहेगा। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस किसी हद तक कम होती हैं और उसमें ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है इसकी वजह से बड़ी कमी आती है तो शायद इसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान को हो सके, वरना अदरवाइज़ तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही इसको कंट्रोल करने की। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाती है लेकिन वो फिर इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद से बैठे हैं, उसका मतलब ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है, हमारे पास कोई मंसूबा या हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है। तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जो है वो एक ख्वाहिश के ऊपर या एक आरजू के ऊपर या एक उम्मीद के ऊपर नहीं रखा जा सकता। उसके लिए हमें एक ठोस किस्म का मंसूबा, एक ठोस किस्म की जो है हिकमत अमली चाहिए होगी। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है पाकिस्तान एट 100, जो ये कहती है अगले 20-25 सालों में हमारी उम्र जो है वो 100 साल की हो जाएगी। उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अगर काबिलियत के ऊपर देखा जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। हम अभी जा रहे हैं 30 से 31 अरब के एक्सपोर्ट, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कैपेसिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारी एक तो ना तो कोई टीम सामने आती है, ना कोई टीम मनसूबाबंदी कर रही है और ना कोई टीम हिकमत अमली बना रही है। यहाँ पे बयानिए बेतहाशा है, सिर्फ बयानिए की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम मंसूबे और हिकमत अमली की बुनियाद के ऊपर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सही। और फारूक साहब, ज़ाहिर है इस एक्सपोर्ट्स कम होने को और इंपोर्ट कम होने का कितना असर हमारी इकॉनमी पर पड़ता है और एक आम आदमी तक इसका असर किस तरह से पहुँचता है? क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में जो नून लीग का दौर गुजरा उसमें तो एक्सपोर्ट्स इस सतह से भी बहुत कम थी, लेकिन हमने देखा एक आम आदमी तक उसका असर उस तरह से नहीं पड़ता था। उस वक्त मुल्क में उतनी महंगाई नहीं होती थी, बहुत सुकून में एक आम आदमी ज़िंदगी गुजारा करता था एज़ कम्पेयर टू जो ये दौर हम गुजार रहे हैं। तो ये वाकई इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये ट्रेड डेफिसिट और इस सब का असर एक आम आदमी तक पहुँचता है किसी सूरत में? जी बिल्कुल डायरेक्ट पहुँचता है। हकीकत अगर आप सामने रख लें तो सन 2013 जो माली साल था 2013-14 का, उसमें हमने तकरीबन 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी। अब लास्ट ईयर जब 31 अरब पे पहुंचे हैं तो एक जश्न मनाया जा रहा था। हकीकत यह है कि हम उससे 7-8 साल पहले 31 अरब तक पहुंच चुके थे और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है मुसलसल गिरती चली जा रही थी। 2013-14 में जब हम 31 अरब पे थे तो उस वक्त बांग्लादेश हमसे पीछे था। अब बांग्लादेश बढ़ के 45-50 अरब पे पहुंच गया और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि 30-31 अरब डॉलर पे किसी तरह जो है वो पहुंच पाए।
इसका एक तो असर जो डायरेक्ट पाकिस्तानी के ऊपर होता है वो हमारे रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के सामने जो इस तेज़ी से गिरी है। आप समझिए कि पिछले तकरीबन 40 महीनों में 48% रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने गिर गई है, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान PMLN के दौरान जो 5 साल थे उसमें 26% रुपया गिरा था और पीपल्स पार्टी के 5 सालों के दौरान 20% गिरा था। अब 48% गिरा है और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि जितनी भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो अब देखिए हम कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं, पेट्रोल डीजल ऑफ कोर्स इंपोर्ट होता है। तो जैसे ही रुपए की वैल्यू गिरती है, इन सब चीज़ों की बेशक आलमी मंडियों में कीमतें ना भी चढ़ें, पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेतहाशा महंगी हो जाती हैं। सही। और फारूक साहब, इस वक्त ज़ाहिर है क्योंकि डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए की डिवैल्यूएशन का आपने जिक्र किया, कुछ अरसे पहले शौकत तरीन साहब ने जब ये कहा था कि ये तो सिर्फ सट्टेबाजों की शरारत है और मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, अब उस बात को भी कोई 1.5-2 माह के करीब हो चुके हैं, अभी तक डॉलर रिवर्स नहीं हो सका, रुपए की वैल्यू बढ़ नहीं सकी। इसकी क्या वजह है? जब हुकूमत को पता भी है कि फॉल्ट कहाँ पर है, फिर वो उस फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, नाराबाजी की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बयानियों की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में बातचीत की बुनियाद के ऊपर जो है वो हकीकत बदली नहीं जा सकती। वज़ीर ख़जाना साहब जो मर्जी कहें, वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया है जो अपने तर्जुमानों को कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं है, आप लोगों को जाके बताएं कि इन्फ्लेशन नहीं हो रही है, कि महंगाई नहीं हो रही है। देखिए, आम पाकिस्तानी जो है उसको ना तो कोई मईशत दान चाहिए, उसको ना वज़ीर ख़जाना चाहिए, ना वज़ीर आज़म चाहिए ये बताने के लिए कि उसकी मईशत का क्या हाल है। हर पाकिस्तानी जो बाज़ार में जाता है, कुकिंग ऑयल ख़रीदने जाता है, आटा ख़रीदने जाता है, चीनी ख़रीदने जाता है, अपने मोटरसाइकिल पे बैठ के पेट्रोल पंप जाता है और वहाँ पे पेट्रोल ख़रीदता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल हो रहा है। ना ही वज़ीर आज़म जो भी कह ले, एक मईशतदान बैठ के जो कुछ मर्जी कह ले, वो ये जानता है कि उसकी मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। अभी हफ्ता भर पहले आपने देखा होगा जो फ्रेंच कंपनी है इप्सोस के नाम से, उसने पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछा है कि आपके ख्याल में कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है, तो 87% पाकिस्तानियों ने कहा है कि उनके ख्याल में पाकिस्तान की मईशत जो है वो गलत सिमत में जा रही है। सही। तो फिर फारूक साहब, अब जाहिर है अभी तो इनके 3.5 साल गुजरे हैं, ये 5 साल ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो ये गलत सिमत में आगे जाते जाते किस जगह तक पाकिस्तान को ले जाएंगे? शब्बर जैदी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हो चुका है, क्या उनकी उस बात को हम सही समझें? वाकई इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही है? जी, शब्बर जैदी साहब ने जो बात कही है उसका एक तो सियासी रुख है, एक उसका कानूनी रुख है। सियासत में शायद ये कहा जा सके, कानूनी रुख ये है कि बैंकरप्ट जो टर्म है, जो दिवालियापन है, वो कोर्ट जो है वो किसी कर्जदार के ऊपर ये टर्म आयद करती है कानूनी लिहाज से। जब जिसने कर्जा दिया होता है वो कर्जदार से कर्जा वापस मांगता है और उस एंटिटी के पास वो कर्जा वापस देने को नहीं होता, तो फिर अदालत उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। पाकिस्तान की कानूनी हालत इस वक्त ये है कि किसी पाकिस्तान के किसी लेंडर ने अभी तक अपना कर्जा, ऐसा कर्जा डिमांड किया जो पाकिस्तान ने पे ना किया हो। ठीक है, पाकिस्तान की बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क के मुआशी हालात सही होने के बजाय ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और नवंबर में वफाकी वज़ीर तमन्नाई हम्माद अज़हर ने कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि सर्दियों में आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी और आवाम इस सस्ती बिजली का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। हम्माद अज़हर ने बताया था कि हुकूमत नवंबर से फरवरी तक के लिए बिजली के नरखों में कमी करेगी, लेकिन बिजली सस्ती होना तो दूर, अपने पुराने नरखों से भी वो ऊपर चली गई है। जब वफाकी हुकूमत ने नवंबर में बिजली की कीमत में ₹1.68 फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया था और कराची वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ₹3.75 फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए थे। इसी तरह कराची के सार्फिन को दिसंबर के बिलों में सितंबर की फ़ी यूनिट ₹4.25 एडजस्टमेंट भी अदा करना पड़ी, जिसके नतीजे में सार्फिन पर दिसंबर के बिजली के बिलों में 7 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। अब नेपरा ने एक बार फिर जनवरी के महीने में कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.07 महंगी करने की मंजूरी दे दी है और इस इजाफे से कराची के सार्फिन पर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
बिजली अक्टूबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और सार्फिन से ये इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इसका मतलब सर्दी के मौसम में जब आवाम बिजली कम इस्तेमाल करते हैं तो उनके बिल्स कम आने चाहिए, लेकिन चार्जेस जब वो भरेंगे तो बिल्स उन्हें ज़्यादा ही भरना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।